Good morning, students. Let us get back to what we had left the last time. हमने पिछले लेक्चर में बात की थी मंत्रिमंडल के बारे में, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका उदय किस प्रकार हुआ, कैसे वो अपने स्वरूप तक, आज के स्वरूप तक पहुंचा। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे मंत्रिमंडल की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की विशेषताओं के बारे में, इसकी फीचर्स के बारे में। ऐसी क्या ख़ास बात है इस कैबिनेट सिस्टम की। जो सबसे पहली फीचर है वो है राजा का पृथकत्व, यानी राजा अलग है, पृथक है। किससे? कार्यपालिका से। ये थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, थोड़ी अद्भुत लगती है बात कि जो स्वयं कार्यपालिका है, राजा हम जानते हैं कि कार्यपालिका है। अब राजा कार्यपालिका होते हुए भी कार्यपालिका से भिन्न है, अलग है। कैसे? राजा कार्यपालिका का अभिन्न अंग होते हुए भी मंत्रिमंडलीय बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है और न ही उसकी किसी कार्रवाई में भाग लेता है। That means he is not a part of the functioning. मतलब कि जो फॉर्मल सिस्टम है, जो सिद्धांत है, वो ये है कि राजा कार्यपालिका है, यानी मुकुट, राजमुकुट, राजतंत्र कार्यपालिका है। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्योंकि ये यहाँ पर राजतंत्र के साथ लोकतंत्र भी है, तो वास्तविकता ये है कि राजा के नाम की सारी शक्तियाँ मंत्रिमंडल की है। वो कार्यपालिका होते हुए भी वास्तविक कार्यपालिका की जो गतिविधि है, बैठक करना, कार्यवाही करना, ये जो कार्यपालिका की कार्य हैं, उसमें राजा भाग नहीं लेता। ये केवल मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि राजा का कोई रोल नहीं है। राजा किसी तरह से मंत्रिमंडल को प्रभावित नहीं कर सकता, कुछ हद तक कर सकता है। उसके, राजा के और मंत्रिमंडल के संबंधों की व्यवस्था ऐसी है कि मंत्रिमंडल के जो कार्यकलाप हैं, जो कार्य हैं, उसके ऊपर व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। जो राजा या रानी है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रहता है। राजा किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने, अपनी सम्मति देने और उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहने का अधिकार रखते हैं। मतलब कि द किंग कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर फॉर एनी इंफॉर्मेशन. He can give his advice, he can give his thoughts on views on whatever he feels like. जो issues हैं उनको वो उठा सकता है, किसी चीज़ के बारे में सूचना प्राप्त करता है, चाहे वो विषय अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, उस पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और अपनी सहमति असहमति जता सकता है। ये अधिकार राजा को है। अपितु ये जो विचार हैं, ये जो पुनर्विचार करने के लिए जो अधिकार प्राप्त है राजा को, ये बांधता नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर हिम टू लिसन टू द किंग। यदि सभी सूचनाएं उसे ठीक ढंग से प्राप्त होती रहें तो वह, लास्की के शब्दों में, लास्की ने इस तरह कहा है कि नीति निर्माण में पर्याप्त योगदान दे सकता है। सो दिस इज द रोल ऑफ द किंग इन द कैबिनेट सिस्टम। मंत्रिमंडल में ये कार्य है राजा का। सेकंड पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की दूसरी विशेषता प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, जो सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसके बाद हम पहले ही कर चुके हैं कि इट इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी हु इज़ इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है उसका नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है। सभी मंत्री एक दल की भांति
मान्य नेता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री बन गए वो उनके टीम लीडर हैं और जो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य हैं उनके नेतृत्व में कार्य करते हैं। यद्यपि सभी समान पदी हैं पर उनके अधिकार भी समान हैं, परंतु फिर भी प्रधानमंत्री की स्थिति विशिष्ट होती है। अगर हम लीगली देखें तो जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं, जो शक्तियां और क्रियाकलाप हैं, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के अधिकार समान हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी स्थिति विशिष्ट है। उन्हें उसे समकक्षों में प्रथम माना जाता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। यानी सब मंत्रीगण जो हैं मंत्रिमंडल के और प्रधानमंत्री इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन वो उनमें प्रथम है, फर्स्ट है। वह शासन की एकता का प्रतीक होता है और अन्य मंत्री उसकी बात का सम्मान करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल जो इंटेग्रिटी है, जो उसकी यूनिटी है, उसका सिंबल है। अन्य मंत्री अपनी स्थिति के लिए उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं क्योंकि वे उसकी सिफारिश पर ही नियुक्त किए जाते हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दूसरे मंत्री हैं मंत्रिमंडल के, वैसे उनके अधिकार समान हैं, लेकिन ये सारे मंत्रिमंडल के सदस्य पीएम के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति अपने पद के लिए, अपनी स्थिति के लिए कृतज्ञ हैं प्रधानमंत्री के प्रति। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही उन्हें नियुक्ति मिली है इस पद पर। वह आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल में परिवर्तन भी कर सकता है। सबको ज्ञात है इस बारे में कि प्राइम मिनिस्टर कैन मेक चेंजेस, कोई अपने पद से हटाया जा सकता है, नया व्यक्ति आ सकता है। विरोधी मंत्री को या तो प्रधानमंत्री के सामने झुकना पड़ता है या मंत्रिमंडल से हटना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है कि उनको जो पद प्राप्त हुआ है पीएम की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये उन्हें अपनी इक्वालिटी को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देती। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझा जाता है। नाउ ये जो प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज ही इज़ द लीडर, ही इज़ द टीम लीडर, और वो कार्यपालिका को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे तो पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझा जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व है इन सब का। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का आभास होता है। वह मंत्रियों के पारस्परिक मतभेदों को दूर कर उनमें हीन भावना का संचार करता है। उसके नेतृत्व में मंत्रीगण मंत्रिमंडल की नीतियों तथा निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहता है। इस तरह प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का कैप्टन या नायक समझा जाता है। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो टीम लीडर है, वो चाहे जब वो त्यागपत्र दे तो पूरी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। वही कार्यों का वितरण करता है, वही नियुक्ति करता है, और वही किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को कप्तान कहा जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो है वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निकट संबंध, घनिष्ठ संबंध। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की इस विशेषता पर ध्यान दें कि मंत्रिमंडल का निर्माण संसद सदस्यों में से ही होता है। यदि किसी गैर संसद सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है तो उसे 6 माह में संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है, वरना उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अपनी दोहरी स्थिति के कारण मंत्री कार्यपालिका और संसद दोनों ही कार्यों का निर्वाह करते हैं, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका का हिस्सा भी हैं और व्यवस्थापिका का, इसलिए इनको
कार्यपालिका के कार्य और संसद के कार्य दोनों ही करने होते हैं। वे संसदीय वाद विवादों में भाग लेते हैं, व्यवस्थापन कार्य करते हैं और संसद में मत लिए जाने कारण के समय मतदान भी करते हैं। संसद का ज़्यादातर जो व्यवस्थापन काम है, लॉज बनाने का, कानून बनाने का, पॉलिसी मेकिंग का जितना भी काम है, मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही संपादित किया जाता है। नॉन गवर्नमेंटल बिल्स बहुत कम पास हो पाते हैं पार्लियामेंट में। इट इज़ यूजुअली द बिल्स ऑफ द proposed by the ministers or the government. ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर संसद विभिन्न प्रकार से नियंत्रण रखती है। इनमें प्रश्नोत्तर, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और संसदीय समितियां प्रमुख है। अब ये जो मैंने आपसे कहा कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध, तो कैसे? फर्स्ट आप ये समझो कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका का हिस्सा है, क्योंकि संसद के सदस्यों में से ही कार्यपालिका बनाई गई है। पहली घनिष्ठता ये हुई। दूसरी, जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि वो उन्हीं में से बनी है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जब तक उनको विश्वास मत प्राप्त है तब तक ही वो पावर में रह सकते हैं। फिर व्यवस्थापिका कार्यपालिका पे और चीज़ों से भी नियंत्रण करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रश्नोत्तर, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, काम रोको, कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, जैसा ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी। इसके अलावा संसदीय समितियां भी है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ है, जो कुछ परमानेंट कमिटीज़ जो होती हैं जो पूरे साल काम करती हैं, और इन समितियों के द्वारा जो भी गवर्नमेंट के कार्य हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उनको देखा जाता है, उनका परीक्षण कर सकते हैं। संसद के विश्वास पर्यंत तक ही मंत्रिमंडल अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विश्वास मत को प्राप्त करती है तभी तक वो सरकार रहती है। यदि लोक सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन कार्यपालिका एंड व्यवस्थापिका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम कि मंत्रिमंडल को लोकसभा के विघटन का अधिकार। अब देखो, उससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका यानी संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और उसे जब तक लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब दूसरे ही पॉइंट में हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लोकसभा के विघटन का अधिकार है। सो दिस इज लाइक चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे पर नियंत्रण है। यद्यपि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, फिर भी एक स्वेच्छाचारी संसद पर नियंत्रण रखने के लिए मंत्रिमंडल के पास भी शक्तिशाली हथियार है। वह लोक सदन का विश्वास खोने पर त्यागपत्र दे सकता है और नए निर्वाचन कराने का निर्णय कर सकता है। प्रधानमंत्री राजा से लोकसभा को भंग कराने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री के हाथ में ये एक ऐसा हथियार है जिसका सहारा लेकर वह लोकसदन के सदस्यों पर अपना नियंत्रण और वर्चस्व सिद्ध कर सकता है। जैसा पहले हमने कहा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विश्वास मत प्राप्त करे रहे तभी तक बनी रहती है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल लोकसभा को विघटित कर सकता है, उसे भंग कर सकता है, राजा को एडवाइस देकर वो त्यागपत्र दें और उसके बाद में वो संसद को भंग करने के लिए राजा से मांग कर सकते हैं और इस तरह वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है त्रिमुखी उत्तरदायी। ये विशेषता 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 3-fold रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्रिटिश मंत्रिमंडल को 3 प्रकार के उत्तरदायित्व, वैधानिक,
राजनीतिक और अंतः मंत्रिमंडलीय कार्य का निर्वाह करना होता है। वैधानिक उत्तरदायित्व का आशय यह है कि राजमुकुट के नाम से प्रसारित किए जाने वाले आदेशों का उत्तरदायित्व किसी न किसी मंत्री पर होता है और उसके परिणामों के लिए भी वही उत्तरदायी होता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो वैधानिक हेड है, जो कानूनी प्रधान है, वो है राजा, और राजा के नाम से की गई जितने भी वैधानिक कार्य है, जितने भी उत्तरदायित्व हैं, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, जितने भी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार मंत्री है और उसके जो भी परिणाम होते हैं उसके लिए उत्तरदायी भी मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य है। ऐसे प्रत्येक आदेश पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। अंतिम रूप में यह निर्णय लेना मंत्रिमंडल पर ही निर्भर करता है कि राजा के किसी परामर्श को स्वीकार करना है अथवा नहीं। राजा जो भी परामर्श देता है, जो भी राय देता है, उसे स्वीकार करना है या नहीं, ये भी मंत्रिमंडल पर निर्भर करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में राजा केवल ध्वज मात्र या प्रतीकात्मक शासक है, एक स्टैम्प है, केवल सिर्फ एक सिंबल है, प्रतीक है, और शासन संचालन का वास्तविक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का ही है। अब हम राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करें। इसका मतलब ये कि प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों के लिए लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। जब हमने पहले बात की वैधानिक उत्तरदायित्व, यानी राजा के नाम से जो शक्तियां हैं, जो आदेश है, उसके लिए उत्तरदायी मंत्री हैं। दूसरी ओर उनके राजनीतिक उत्तरदायित्व का जहाँ तक अर्थ है की बात है वहाँ उसका अर्थ ये है कि प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों के लिए लोक सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्रिमंडल लोक सदन का विश्वास पात्र बने रहने तक ही पदासीन रह सकता है। यदि संसद चाहे तो केवल व्यक्तिगत मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है और चाहे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को हटा सकती है। सो द पार्लियामेंट, संसद, रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर कर सकती है किसी सिंगल मिनिस्टर को या पूरे के पूरे कैबिनेट को। 1911 तक ब्रिटिश मंत्रिमंडल संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता था, लेकिन 1911 व 1949 के संसदीय कानून के पारित होने के बाद लॉर्ड सभा की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई है। अब मंत्रिमंडल का दायित्व केवल लोक सदन के प्रति ही रह गया है। यानी अब ये चेंज हो गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो केवल जो लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके प्रति ही उत्तरदायी हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, जो लॉर्ड सभा, उसका जो रोल है, उसकी शक्ति अब वो ख़त्म हो गई है नए जो संसदीय कानून बने 1949-1911 के, उसके बाद से। ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहारिक रूप में आज मंत्रिमंडल लोक सदन पर प्रभुत्व रखता है और अपने बहुमत के आधार पर उस पर वर्चस्व रखता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली या एज अ सिस्टम जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो लोग उत्तरदायी हैं संसद के प्रति। लेकिन वास्तविकता ये है कि मंत्रिमंडल अपनी बहुमत के कारण संसद पर अपना वर्चस्व, अपनी प्रायोरिटी बनाए रखता है। नेक्स्ट है मंत्रियों का सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ये पॉइंट भी हम पहले टच कर चुके हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व आधुनिक शासन पद्धति को ब्रिटेन की मुख्य देन है। ये जो सिस्टम है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सामूहिक उत्तरदायित्व का, ये एक नया सिस्टम है, ये नई फीचर है और ये पूरे विश्व को ब्रिटेन से प्राप्त हुआ है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्री केवल अपने कार्यों के लिए लोक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि अपने सहयोगियों के उत्तरदायित्वों का भार रहता है उन पर। एक मंत्री की आलोचना पूरे मंत्रिमंडल की आलोचना समझी जाती है
और एक मंत्री की प्रशंसा पूरे मंत्रिमंडल की प्रशंसा। यानी जो भी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं कुछ अच्छा कार्य करते हैं, उनमें से कोई एक करता है तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल की सराहना की जाती है, सराहना मानी भी जाती है ऐसा। लेकिन अगर कोई एक गलत काम करता है तो ये आशा की जाती है कि पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए त्यागपत्र दे। मंत्रिमंडलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का सार ये है क्या? परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर डिपेंडेंस, और कॉमन फ्रंट, सम्मिलित मोर्चा, सबके सामने एक दिखें वो, चाहे वो अंदर उनकी कितनी ही मत हों, कितने ही मतभेद हों, पर सामने उन सब का एक शब्द या एक तरह के विचार प्रस्तुत होने चाहिए जनता के सामने, दुनिया के सामने। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल मंत्रिमंडलीय सदस्यों पर ही नहीं बल्कि राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों, संसदीय सचिवों, जूनियर लॉर्ड, राजनीतिक कार्यपालिका सब सदस्यों पर लागू होते हैं, यानी पूरी गवर्नमेंटल सिस्टम पे। कैबिनेट के जो लोग हैं या मंत्रिमंडल के जो मेंबर्स हैं वो तो कुछ है गिने चुने हैं, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट के अन्य मंत्री हैं, संसदीय सचिव हैं, लॉर्ड हैं, उन सब को के ऊपर भी ये सामूहिक उत्तरदायित्व का भार रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर मिनिस्टर, हर व्यक्ति जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझे कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी जो दायित्व है वो ना केवल खुद के लिए है बल्कि दूसरों के लिए भी है, उस गवर्नमेंट का हिस्सा जो भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपनीयता के बारे में। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक अन्य विशेषता है गोपनीयता। यानी मंत्रिमंडल में जो भी विचार विमर्श किए जाते हैं, जो भी बातचीत होती है, जो डिस्कशंस होते हैं, मतभेद होते हैं, अलग अलग तरह के मत होते हैं, ये सब गुप्त रखे जाते हैं। और जो भी पेश किया जाता है, जो भी रिज़ल्ट होते हैं, जो भी नतीजा है या जो भी कॉमन फ्रंट, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, सिर्फ वही सामने आते हैं। बाकी जो भी बातचीत होती है उनकी, उसको प्रकट करना अलाउड नहीं है। मंत्रिमंडल की गोपनीयता को विधि और अभिसमयों ने भी संरक्षण प्रदान किया है। यानी कुछ लॉज भी हैं और कुछ जो परंपरा है वो भी इस तरह की बनी है कि मंत्रिमंडल की गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। उससे प्रत्येक मंत्रिमंडलीय मंत्री को प्रिवी परिषद के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है कि वो मंत्रिमंडल के भेद कभी भी प्रकट नहीं करेगा। ओथ होता है उनको, उन्हें शपथ लेनी होती है। फिर एक 1920 का शासन गोपनीयता अधिनियम भी है, वो भी यही व्यवस्था करता है कि सरकार प्रलेखों अथवा किसी गोपनीय सूचना को अवैध व्यक्ति तथा व्यक्तियों पर प्रकट नहीं कर सकता, वो एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है एकता व एकरूपता। इस पीपीटी में ये एकता व एकरूपता गोपनीयता के साथ ही लिखा हुआ है, लेकिन यू हैव टू, दिस इज़ अ मिस्टेक, इसको अलग देखिए, अलग पॉइंट के रूप में, कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की ये विशेषता है 8वीं कि मंत्रीगण एक ही दल के हैं और उनमें राजनीतिक एकता और एकरूपता बनी रहती है। जैसा कि हम ऑलरेडी कई पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होने का मतलब है कि उनके एक जैसे विचार हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने मैनिफेस्टोज़ होते हैं, और जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसी तरह की सोच रखते हैं, उसी तरह के उनके विचार हैं। इसीलिए जब एक ही दल के व्यक्ति मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं तो उस मंत्रिमंडल में और उस सिस्टम में, उस कार्यपालिका में एकरूपता और एकता बनी रहती है। आसान हो जाता है ये बनाए रखना, क्योंकि उनकी वैचारिक एकता है, वो पॉलिटिकली
एक सिस्टम के रूप में एक जैसा सोचते हैं। ये मान के चलते सिद्धांत यही है कि अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पार्टी मस्ट बी हैविंग द सेम काइंड ऑफ थॉट्स या सेम काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट द होल सिस्टम। सो ये एकता प्रदान करती है। जब एक जैसे विचार वाले लोग होते हैं तो किसी भी सिस्टम को चलाना आसान होता है। पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में कम से कम मुश्किलें आती हैं। तो ये है मंत्रिमंडल की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन, यानी व्हेन द कैबिनेट इज फॉर्म्ड, तो उसमें किस किस तरह के मंत्रियों को चुना जाता है, कौन से पोस्ट हैं। अपने यहाँ से थोड़े से अलग नाम है। प्रधानमंत्री को ही वहाँ पे राजकोष का प्रथम लॉर्ड भी कहा जाता है, यानी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी। फाइनेंस जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का एक अलग नाम है, वित्त मंत्री। वहाँ पर राजकोष का प्रथम लॉर्ड प्रधानमंत्री होता है। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण राजा करता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं करता। जब राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है, उसके बाद प्रधानमंत्री परामर्श देता है कि किन को मंत्रियों की नियुक्ति देनी है। प्रत्येक प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सूची तैयार कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत करता है और राजा उनको स्वीकृति प्रदान करता है। मंत्री को चुनने में प्रधानमंत्री कुछ प्रचलित परंपराओं का निर्वहन करता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुकी कि मंत्रियों का चयन अपने ही दल के सदस्यों में से करे। दूसरी चीज़ जिसे ध्यान में रखना होता है वो ये है कि सभी क्षेत्रीय हितों की तुष्टि हो, उसे एटलीस्ट इसका प्रयास करें। मंत्रियों का चयन संसद के दोनों सदनों में से करें। वर्तमान नियम यह है कि कम से कम 3 मंत्री लॉर्ड सभा से अवश्य लिए जाएं। लॉर्ड चांसलर के अतिरिक्त कुछ छोटे मंत्री भी लॉर्ड सभा से लिए जाते हैं, क्योंकि परंपरा के अनुसार कोई मंत्री केवल उसी सदन में भाषण दे सकता है जिसका वो सदस्य हो। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है दोनों सदनों में, कि कुछ मंत्री आपने इसमें से बना लिए लोक सदन से, कुछ लॉर्ड सभा से। तो क्योंकि ये जब एक दूसरी जो परंपरा है कि वो उसी जिस सदन का मेंबर होता है वहीं भाषण दे सकता है, तो पॉलिटिकल जो पार्टी इन पावर है, जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो दोनों सदनों में भाषण देने के लिए या अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन मंत्रियों को के द्वारा उनको यूज़ कर सकती है। इसके द्वारा उनका प्रतिनिधित्व हो जाता है। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री दल के प्रभावशाली सदस्यों की उपेक्षा नहीं कर पाता है। प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना भी अनिवार्य है। और मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर आसीन कर दिया जो सदस्य ना हो, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ता है, उसे चुनाव लड़ना पड़ता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है। कैबिनेट छोटी बड़ी हो सकती है। पहले तो 7-8 सदस्य ही होते थे, कभी 18-20 भी होते हैं। लेकिन प्रायः देखा गया है कि ये जो कुछ मंत्री हैं ये ज़रूर होते हैं। पहला तो प्रधानमंत्री है ही, बाद में वित्त मंत्री जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है, गृह मंत्री जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट, विदेश और राष्ट्रमंडल मंत्री, ही इज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स। नेक्स्ट इज लॉर्ड चांसलर, नेक्स्ट लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, नेक्स्ट रक्षा मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, शिक्षा मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड साइंस, स्कॉटलैंड मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर स्कॉटलैंड उनका मंत्री अलग से होता है। और स्कॉटलैंड जैसा कि आप जानते हो
एक प्रांत है यूके का। लॉर्ड प्रिवी सील पोस्टमास्टर जनरल, यातायात विभाग का मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, श्रम मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, व्यापार मंडल का अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, नभ सेना मंत्री मिनिस्टर ऑफ एयर, युद्ध मंत्री मिनिस्टर ऑफ वॉर, जल सेना का लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, कृषि मत्स्य एवं खाद्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फूड, वेल्स मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वेल्स, स्कॉटलैंड की ही भांति वेल्स का भी वो भी एक अलग प्रांत है, चांसलर ऑफ द डची ऑफ लैंकास्टर। ये विभिन्न विभाग के मंत्री अमूमन सभी मंत्रिमंडल में होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है, प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि किस मंत्री को, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाए। उस समय की परिस्थिति और व्यक्ति की योग्यता देखते हुए प्राइम मिनिस्टर तय करता है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ही सदस्य के पास एक से अधिक विभाग हो। लगभग यही सारी विशेषताएं, यही सारी चीज़ें हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है। भारत में भी क्योंकि संसदीय प्रणाली है और ये संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटिश सिस्टम से ही ली है, तो हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल की ये विशेषताएं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की ये जो पर्टिकुलर वर्किंग है, ये सारी हम इंडिया में भी देख सकते हैं। इन 2 लेक्चर्स के माध्यम से हमने बात की मंत्रिमंडल के बारे में कि मंत्रिमंडल क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या है, मंत्रिमंडल का उदय और विकास किस प्रकार हुआ, मंत्रिमंडल की विशेषताएं क्या है, क्या ऐसी ख़ास बातें हैं इसकी, मंत्रिमंडल का चयन किस प्रकार होता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, ये सभी चीज़ें और किस किस तरह के मंत्रालय हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। आशा है आप सब लोगों को इस विषय को समझने में इस लेक्चर से मदद मिली।